10 मिनट सेटिंग करने में भी लग जाता है। अपवर्तनांक लगा दो उसको, लाइन नहीं है। ऑटोमेटिक अपवर्तनांक है ना। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव। अच्छा, इससे पहले देखो कल जो पढ़े थे हम लोग, कल जो पढ़े थे स्नेल का नियम, कल जो पढ़े थे साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम जो कल पढ़े थे जी, क्या था स्नेल का नियम? साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटे साइन आर है ना। हाँ, ये था स्नेल का नियम। साइन आई बटे क्या था? साइन आर। आर। और इतना बराबर नियतांक था। क्या था? नियतांक से हम लोग म्यू या न्यू। एन कहते हैं। न्यू या न्यू ना। म्यू भी कह सकते हैं, इसको म्यू पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता म्यू। है? ये एन है, एबीसीडी वाला एन है, जी। ये कहते हैं। इसी एन को या इसी म्यू को अपवर्तनांक कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या होती है बात करेंगे हम लोग। इसी म्यू या एन को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तनांक बोलेंगे। और ये होती क्या है? इस नियतांक को, इस कांस्टेंट को, इस नियतांक को 1 घंटा लग जाएगा लगभग टॉपिक में। अब बहुत अच्छा टॉपिक है, लोग को समझ जल्दी नहीं आता है। पूरे क्लास में इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्नेल का नियम जो कल पढ़े थे, साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होती है। उसी नियतांक को कहते हैं अपवर्तनांक। उसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है, उस नियतांक कांस्टेंट को। जी। ये एन या म्यू है क्या? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बात करते हैं, ये लाइन समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बात करते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, लोग 10 बार पढ़ता है तो ये समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि है क्या ये टॉपिक्स को, है ना, पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग समझ जाएंगे टॉपिक्स को। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। ये इस टॉपिक बोलो ना पढ़ाने के लिए। दूसरा ई वाला पकड़बे नहीं किया। कोई पकड़ भी नहीं करता है टॉपिक। कौन पकड़ेगा टॉपिक? अम्ल और खट्टा और मीठा हैं? हाँ। टॉपिक सब बोलो पकड़ने के लिए। कल जो ग्राफ पेपर पढ़ा था, तू क्या पढ़ा था? कांच के सिलेबस टॉपिक्स पढ़ो, नहीं है बढ़िया टॉपिक। तो ये टॉपिक्स में पावरफुल टॉपिक्स इसको कहा जाता है। और 90% फैकल्टी इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं, कहते हैं इन्हें पूछे एग्जाम में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कैच चैप्टर है और घंटा भर से ज़्यादा लग जाएगा पढ़ाने में, इसीलिए पहले फिजिक्स को हम उठाए हैं। अब देखो, अपवर्तनांक का मतलब होता है मोड़ने की क्षमता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश को मोड़ना, अपवर्तनांक मतलब प्रकाश को मोड़ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। चाहे वो विरल से सघन जाए कि सघन से कहाँ जाए? विरल जाए। यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो माध्यम प्रकाश को उतना अधिक क्या करेगा? मोड़ेगा। अपवर्तनांक मतलब बुझा? अपवर्तनांक कुछ नहीं है, प्रकाश को मोड़ना ही अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आ गया ना? दाच दी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो माध्यम प्रकाश को उतना अधिक ही क्या करेगा? बेंड करेगा, मोड़ेगा, है ना। ये है अपवर्तनांक का मतलब। अब इसका डिफिनेशन निकालते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग,
चाहे प्रकाश विरल से सघन जाए कि सघन से विरल जाए, विरल से सघन जाए कि सघन से विरल जा। लाइट मुड़ेगा। लाइट क्या होगा? मुड़ेगा। अपने मूल पथ से जितना एंगल मुड़ता है उस एंगल विचलन कौन कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। बताए थे ना, प्रकाश अपने मूल पथ से जितना एंगल मुड़ता है उस एंगल क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन का कौन कहते हैं? चीज़ बता चुके हैं, नहीं बताए हैं? तो जो है फर्स्ट वाला जो कल ये वाला फिगर बनाए थे नहीं लाए हो, रहने दो, लाया करो पेज डेली। तो अब देखो जैसे यहाँ हवा है और यहाँ पर पानी है, लाइट ऐसे आई, जाना चाहिए इस प्रकार से लाइट को। यहाँ पर क्या खींचेंगे? एक अभिलंब नॉर्मल खींचेंगे और लाइट को जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन लाइट जाएगी इस प्रकार से। एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया? आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो मैंने बताया विचलन कोण क्या होती है? लाइट को जाना चाहिए ऐसे, अपने मूल पथ से डेविएट हो गया, इसी को कहती विचलन कोण, डेल्टा से सूचित करके बता चुके थे। जी। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो माध्यम प्रकाश को उतना अधिक क्या करेगा? मोड़ देगा। समझ में आ गया ना? ध्यान समझना, चैप्टर समझ में टॉपिक्स नहीं आते हैं लोग को, घंटे भर लगेंगे हमको समझाने में टॉपिक्स को, तब समझ में आएगा टॉपिक। इसे समझ में आने वाला टॉपिक है ही नहीं एक्चुअली में। 10वां का है, छोड़ो ना, 10वां का है, 12th का किताब वो 10वां का है 10 को फिर 10वां कटेगा उसमें, है ना? अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश को मोड़ना की क्षमता का अपवर्तनांक कहते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक है वो माध्यम प्रकाश को उतना अधिक मोड़ेगा। प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश मुड़ जाती है। यदि विरल से सघन जाएगा तो किसके तरफ झुकेगा? अभिलंब की तरफ। और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर। ये प्रकाश जनक से सीधा लेकिन मुड़ गया ना, ये कितना मुड़ेगा? ये कितना मुड़ेगा? ये निर्भर करेगा किस चीज पर? अपवर्तनांक पर। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है और पहले कितना था। ये प्रकाश इस विरल से जो सघन गया है ये मुड़ेगा कितना? यहाँ से गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा? समझ में आ गया ना? ये निर्भर करेगा किस चीज़ पर? अपवर्तनांक पर। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा प्रकाश उतना ही अधिक मुड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? दूसरा बात ये भी है, डेंसिटी समझ सकते हो। अपवर्तनांक क्या है? जिस प्रकार डेंसिटी है ना उसी प्रकार से अपवर्तनांक होती है। हवा है और पानी है, इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी क्या है? अधिक है। तो कम डेंसिटी से ज़्यादा अधिक डेंसिटी में या अधिक डेंसिटी से ज़्यादा कम डेंसिटी में प्रकाश मुड़ेगा। प्रकाश क्या होंगे? मुड़ेगा। बेंड हो जाएंगे, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। हो गया। समझ में आ गया ना? जी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे वो विरल से सघन हो या सघन से विरल, प्रकाश की चाल बदल जाएगा। प्रकाश की चाल क्या होगा? बदल जाएगा। बदलेगा ही। हवा में दौड़ेगा बढ़िया से, पानी में दौड़ने में क्या होंगे? दिक्कत होंगे। समझ में आ गया? और तरंगधैर्घ्य क्या होती नहीं पता होगा, छोड़ो ये सब। तरंगधैर्घ्य 9th का टॉपिक है। वेवलेंथ बदल जाता है, सुन लो, कान से निकाल दो। वेवलेंथ तरंगधैर्घ्य भी क्या होते हैं? बदल जाता हमारे काम का नहीं है, मैंने बता दिया, कहीं सुनो तो टिक लगा देना। तरंगधैर्घ्य चाल समझ में आ गया होगा? चलो अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात की है। डिफिनेशन लिखो अब। अच्छा बताओ, प्रकाश हवा से कहाँ जा रहा है? पानी में। तो किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? पानी का निकालेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे? हवा के रिस्पेक्ट में। तो अपवर्तनांक जब भी निकलता है किसी माध्यम की रिस्पेक्ट में निकलेगा, किसी की अपेक्षा निकलेगा, किसी की। यहाँ किसका हवा जा रहा, प्रकाश जा रहा है हवा से कहाँ जा रहा है? पानी में। तो किसका अपवर्तनांक निकालेंगे? पानी किसकी का। अपेक्षा? हवा का अपेक्षा। हवा की अपेक्षा। इसको माध्यम 1 कह देंगे, इसको माध्यम 2 कह देंगे, या माध्यम इसको A कह देंगे, या माध्यम इसको B कह देंगे, या छटका A कहेंगे, क्या कहेंगे? छटका B कहेंगे। समझ में आ गया ना? जी। इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो कोई भी कहीं A लिखा, कहीं B, कुछ से कुछ लिखा होगा। अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित किया जाता है। ध्यान समझना, कितनों पढ़ लेते हैं और किसी क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हम 1.5-2 घंटा तक इसको समझाते हैं टॉपिक्स को, ताकि क्लियर हो जाए। अब परिभाषा लिखो। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। अब 1 दिख रहा है ना? माध्यम 1 में ये हवा से पानी गया, चाहे ये लाइट्स जो हैं पानी से कांच में भी जा सकते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश के वेग। अब देखो, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है? 2। इसका डेंसिटी क्या है? अधिक है। इसका डेंसिटी कम है। ये है विरल माध्यम और ये है सघन। ये विरल है और ये क्या है? सघन। ये सघन है।
ये विरल। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेट 5 मिनट छूट गया तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो 2 मिनट में छूटना चाहिए। विरल हो गया और ये सघन हो गया। तो इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसको हमने V1 कह दिया। कितना कह दिया? V1। V से होता है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल को क्या कह दिया हमने? V2 कह दिया। कोनो दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ में डायग्राम में सारा चीज़ हम दिखाते हैं, है ना। ये बात यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब देखो माध्यम 1 में अपवर्तनांक जब भी निकलेगा किसी माध्यम को निकलता है और वो किसी की तुलना में निकले, किसी की अपेक्षा, किसी की रिस्पेक्ट में निकलेगा। यहाँ निकलेगा पानी, अपवर्तनांक हवा की तुलना में। समझ में आ गया ना। लाइट जहाँ से चलना शुरू किया, माध्यम यदि चेंज हो गया, जिस नया माध्यम में चल गया प्रकाश, उस नया माध्यम में निकलेगा पहले वाले की अपेक्षा। यही सब बात समझ में आ रहा है ना। कैसे कैसे बात, यदि इतना आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा। माध्यम 1 में प्रकाश के वेग, माध्यम 1 में प्रकाश के वेग, माध्यम 1 में प्रकाश के वेग तथा माध्यम 2 में, ऊपर खोल लो, ऊपर होगा। अब तुमको समझ में आएगा तो शुरू में लेट कर देते हैं, क्या समझ हो गया अपवर्तनांक। माध्यम 1 में प्रकाश के वेग तथा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग के अनुपात को, अब बहुत कम होगा फायदा, निकल गया। मेन चीज़ शुरू में हम डिस्कस करते हैं। वेग के अनुपात को, वेग के अनुपात को पॉलिटेक्निक में थोड़े है, यहाँ डिटेल अध्ययन किया जाता है, उसमें तो शॉर्टकट खींचते हैं। वेग के अनुपात को माध्यम 1 की अपेक्षा, माध्यम 1 की अपेक्षा, काहे लेट करते हो डेली। माध्यम 2 का, देखो कितना मिनट निकल चुका है, 11 मिनट निकल चुका है हैं। माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक से हाथ धोना पड़ेगा तुमको, नहीं तो रिव्यू लेक्चर देखना फिर से, तभी होगा। अपवर्तनांक कहते, काफ़ी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया ना। माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 1 में प्रकाश के वेग तथा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग, माध्यम 1 में प्रकाश के वेग तथा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, समझ में आ गया होगा। ये तो 1 2 करते रह जाएगा, सब दिन नहीं करते रह जाएगा। तो बताओ अपवर्तनांक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? N21 लिखेंगे। देखना ध्यान से, उलट पलट कब होगा? 1 N2 N21 NAB इस प्रकार से करते हैं हम, ज़्यादा करते हैं। N21 का मतलब हुआ जिसका अपवर्तनांक निकालना होता वो लिखो बगल में, उसको कहाँ लिखो? बगल में। और जिसकी तुलना में निकालना होगा उसको अगल बगल लिखो। तो इसको यही भी कह सकते हो, N21 कह सकते हो, या इसको कोई μ21 कहेंगे, या इसी को μ21 कहेंगे। एक ही बात है, सबका मतलब, सबका मतलब क्या हुआ? एक ही बात। इस सब का मतलब एक के बात हुआ। माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 2 का अपवर्तनांक, समझ में आ गया ना। माध्यम 1 की अपेक्षा, ऐसे 10 किताब पढ़ेगा तब पता चलेगा, है ना। जिसका निकालना हो तो कहाँ लिखेंगे? सटा के। और दूसर जिसकी तुलना में निकालना है अपेक्षा, वो अगर या तो यहाँ या तो यहाँ। N2 बगल में, जिसका निकालना है वो बगल में, और जिसकी अपेक्षा वो अगल बगल, वो अगल बगल। तो N2 देखो बगल में, ये इधर कर, ऐसे भी या म्यू से सूचित करते हो अपवर्तनांक को, या किससे करते हो? N से। न्यू से भी, ईटा से भी करते हैं, कहीं कहीं ईटा भी, इसे क्या पढ़ा जाता है? ईटा। तो ईटा 21 भी लिखे होते हैं, या इसी को कह देंगे ईटा 2, ऐसे कह देंगे। तो कई किताब में अपवर्तनांक को इससे भी लिखा जाता है ना। ये क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? यही वाला बात पढ़ेंगे, यही वाला बात इसको भी पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। ये वाला बात होगा। ये म्यू है वो कहिए दिए हैं। अब बताओ दुख मतलब क्या होगा? जिसका निकालना है वो बगल में, और जिसकी रिस्पेक्ट निकालना हो क्या होगा? अगल बगल, यहाँ या तो यहाँ। इसमें वही बात है। तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा, यो कह देंगे। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम किसी अपेक्षा, या माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक।
एक के बाद यहाँ क्या लिखल है, माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम किसके अपर्तनांक, दो का। उल्टा चलो, माध्यम दो का अपर्तनांक माध्यम एक की अपेक्षा, एक के बात नहीं हुआ। तो उलट पुलट किसी तरीका से भी लिखा सकता है किसी बुक में, तो आज के बाद कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी बुक पर उठा लो। तो अब बताओ, तो n2 बराबर क्या होंगे, n2 बराबर, अब देखो टेक्निक्स को समझो, क्या टेक्निक्स हम अपनाते हैं, जिसका निकालना चाहते हो अपर्तनांक उसको लिखो नीचे, उसको कहाँ लिखो, नीचा। तो माध्यम दो में प्रकाश का वेग, किसका अपर्तन निकालना चाहते हैं, माध्यम किसका, तो माध्यम दो में प्रकाश का वेग, माध्यम दो में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, माध्यम दो में प्रकाश का वेग। समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गया ना। जिसका निकालना चाहते हो वो बगल में और बचा में तब होगा वो, और जिसकी अपेक्षा निकालना चाहते हो ऊपर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर में। ऊपर। तो माध्यम दो में प्रकाश का वेग, ऊपर में होगा माध्यम एक में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ये समझ में आया। n2 को क्या पढ़ेंगे, माध्यम दो का अपर्तनांक माध्यम एक अपेक्षा, या माध्यम एक की अपर्तनांक दो, माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम दो का अपर्तनांक। अब चलो अपर्तनांक की परिभाषा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपर्तनांक जब भी निकलता है किसी माध्यम का निकलता है और किसी की अपेक्षा निकलेगा, जिसका अपर्तनांक जितना अधिक है मतलब वो माध्यम प्रकाश उतना अधिक मुड़ेगा। अपर्तनांक मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना ही अपर्तनांक कहलाता है। समझ में आ गया ना। हाँ। ये बात हुआ। माध्यम एक में प्रकाश के वेग तथा माध्यम दो में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम दो का अपर्तनांक कहते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा ना तो रटते रटते परेशान रटाएगा फिर कभी नहीं। ये ऐसा टॉपिक है, एक दो करते रह जाओगे नहीं होगा गड़बड़। अब नहीं गड़बड़ाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम एक में प्रकाश, दिमाग में बैठा फिगर ऐसे था, एक था दो था, ऐसे लाइन मारो दिमाग में, ऊपर एक नीचा क्या था, एक से कहाँ लाइट किया, दो का निकालना है। तो माध्यम एक प्रकाश के वेग बटे माध्यम दो में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम एक अपेक्षा माध्यम दो का अपर्तनांक कहते हैं। यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो n21 बराबर v1 बटा क्या होंगे, v2 होंगे। n21 बराबर v1 बटा क्या होंगे, v2 होंगे। समझ में आ गया ना। जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक, n क्या है, अपवर्तनांक है ना, n अपवर्तनांक है। v1 क्या है, माध्यम एक में प्रकाश के वेग, माध्यम एक में प्रकाश का वेग, माध्यम एक में प्रकाश का वेग, माध्यम दो में v2 है माध्यम दो में प्रकाश के वेग को माध्यम दो में, बोलो मत, घर पे बोलना भी सुनो, माध्यम दो में प्रकाश का वेग। कहीं को याद नहीं हुआ, लिबिर करना शुरू कर दिया तुम। अभी तो सुनो, अभी तो कहानी शुरू है किया अपर्तनांक का, पल्ले नहीं पढ़ते हैं अपर्तनांक। अब देखो, हालांकि ये जो स्पेशल हवा से पानी के लिए बात किए हो तो ये जो है ना, ये अभी जो डिस्कस किया है ना, ये किसी भी माध्यम लागू होंगे, इसको हवा हटा और पानी भी क्या करो यहाँ से हटा दो। हालांकि ये भी अपर्तनांक ही है। हवा जब पानी लेंगे ना, अपर्तनांक का एक स्पेशल केस हो जाएगा, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपर्तनांक। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, सबके लागू होंगे रूल, अब बाद में फिर स्पेशल निकाल लेंगे उससे। समझ में आ गया ना। उस समझने के लिए हवा पानी दिए थे। अभी नहीं पता है कौन माध्यम, इतना को पता है ये माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है, एक से प्रकाश कहाँ गया है, ये जनरल रूल हो गया, सबके लिए लागू होंगे। कौन जनरल रूल हो गया और सबके लिए रूल क्या होंगे, लागू होंगे। एनीबॉडी कोई भी आएंगे रूल लागू होंगे उसमें, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हटा दे। बाद में फिर हवा पानी की बात करेंगे हम आगे, तो समझने के लिए तभी दिए थे। इतना वाला बात हो गया। अब देखो, अब इसमें जो है इंग्लिश में भी कह सकते हो, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, माध्यम दो का अपर्तनांक माध्यमिक अपेक्षा, या माध्यमिक अपेक्षा माध्यम दो का अपर्तनांक, ऐसे वैसे लिखे हुए हैं, है ना। चलो अब क्या करेंगे, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं फिगर में। इतना बात दिखा दिया, n1 n2 दिखाना है ना। अब देखो, तो यहाँ कह देंगे, इसको कह देंगे n1, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। n1 क्या, इसका यूज बाद में करेंगे। n2 क्या, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, बाद में इसका यूज करेंगे। n1 क्या होते हैं, है ना।
अभी ये हवा तवा नहीं, ये हो पानी तानी, ये माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है, दो। बस इतना है समझना। लेकिन ये विरल है और ये सघन है, इतना बात है। ये विरल सघन है, सब चीज़ लागू होंगे, कोई माध्यम नहीं, सीधा सीधी जनरल बात हम लोग की है, सब रूल लागू होंगे। अब इसी से क्या करेंगे, स्पेशल के 2-4 निकाल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज लाओ, उसके लिए इसको लगे रहने दो, नेक्स्ट पेज लगे बाद बार फिर इसमें 2-4 पॉइंट ऐड करना पड़ सकता है हमको। ये वाला पेज नया लगाए हो, डबल पेज है कि मिस हो गया है, मशीन क्या तो नहीं मिस है ना। होगा, मिस- पता चल रहा है कि मोटा दिख रहा है पेज ये। मोटा पेज तो कहीं वो वाला तो कॉपी नहीं है जीरोक्स करने वाला। अरे 4 गो लगा है कि ना, तो 4 को कम किया होगा। एक क्या आदमी, 5 आदमी हो ना, चलो एक और लगाओ, 1 2 3 4 गो है। लाओ जल्दी ऊपर से फटाफट देखो, कार्बन लो, लगल के लाओ ना सीधा खोल के, लगल के मुझसे खोलो कार्बन फिन सही, वो कार्बन फिन सहित खोलो। चलो अब आगे बात करते हैं, इसकी दूसरी परिभाषा समझो। दूसरी परिभाषा कि पेज समझ में आ गया सबको? जी। इतना आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगा। दूसरी परिभाषा जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं ये टॉपिक एक्चुअली में। दूसरी परिभाषा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में किसी से पढ़ना होगा ना तो कहीं थोड़ा सा क्या पढ़ा दीजिए, अपवर्तनांक। ठीक है ना, पता चल जाएगा हैं। जी समझ गए। हाँ, और क्या करना, आवर्धन पढ़ा दीजिए अच्छे तरीका से। उठेगा सिर्फ आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसकी ऊंचाई, वस्तु को चाहिए अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन। आगे बढ़िए। अब पता है ना आवर्धन कितना होता है, आवर्धन पढ़ाए है ना, हालांकि पॉलिटेक्निक में डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर भी मैंने काफ़ी डीप में तुम लोग को पढ़ाया। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम लिखा हुआ ठीक से स्पेलिंग कर लेना। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग के अनुपात को पहले माध्यम की अपेक्षा, पहले माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। वही बात है, यानी कि N21 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम का प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। एक ही बात हुआ, पहले वाला का ही एक था और यहाँ पर क्या कह दिया सीधा पहला दूसरा, है ना। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को, है ना, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। याद क्या करना पड़ेगा डिफिनेशन? नहीं करना पड़ेगा याद। लेकिन जिस समय हम पढ़े थे उसमें कुछ भी समझ नहीं आया था, पता नहीं चला था क्या करें। N2 N1 इतना क्लियर से नहीं समझा रहे थे, अब तो तुमको क्लियर समझा रहे हैं क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इसीलिए तो यही सब बात है। वही है N21 को 1 N2 भी लिखा जाता है, ये सब तो पहले मैंने कह दिया है, नहीं कह दिया है, यहाँ पर कहे हैं ना, ये सब जितना बात लिखा है यहाँ पर, इस सब चीज़ को मैंने एक बार सब बात लिख दिया। N21 बोलो या 1 N2 बोलो या Mu2 बोलो या ईटा भी कह सकते हो, ये भी कोनो लिखल रह सकता है 10 बुक में 10 बात, ये वाला बात हो गया। अब स्पेशल केस बात करते हैं, इसी में निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होती है, इसी का स्पेशल केस है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अभी तो आधे घंटा हुआ है, पता चल रहा है आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा खींच लिया समय। निरपेक्ष अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो अभी बात किए थे जो अपवर्तनांक के बारे में, वो पहले माध्यम प्रकाश वेग, दूसरे माध्यम प्रकाश वेग। पहला कौन माध्यम है नहीं पता, दूसरा कौन माध्यम है नहीं पता। कोनो माध्यम हो सकते हैं, हवा से पानी जाएगा, कुछ हो से कुछ हो जाएगा, एनी बॉडी कोनो माध्यम से माध्यम जाएगा, निकाल देंगे उसका। अब उसी में स्पेशल बात करते हैं, जब अपवर्तनांक निकालते हैं शून्य में प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग और कोनो माध्यम प्रकाश वेग रहेगा, तब उसको कौन अपवर्तनांक बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात यानी कि शून्य क्या होता है, निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ एयर भी नहीं, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं होते हैं, आदमी वहाँ क्या होता है, तैरते रहता है। समझ में आ गया ना, अंतरिक्ष में क्या होते हैं आदमी, वहाँ जमीन नहीं है, हवा में तैरेगा, एक्चुअली हवा नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए तैरता है। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, खींचने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी में जैसे अर्थ है ना, ये तुम्हारा अर्थ है, इसका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई वस्तु रहेगा ना, धरती अपनी तरफ क्या करेंगे, उसको खींच लेगा। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है, उससे बाहर जाने पर, जैसे यहाँ आ जाओगे, धरती में नहीं खींच पाएगा। यहाँ जो वस्तु को फेंक देंगे ना, इस तरफ क्या हो जाएंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। सेटेलाइट जो घूमता है उसको कोई चलाने जाता है, सेटेलाइट को वैज्ञानिक छोड़ता है, सेटेलाइट अंतरिक्ष, ये छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, न्यूज मारते रहता है, उसको कोई थोड़े घुमाता है। यहाँ जाकर छोड़ दिया, यहाँ धरती से बाहर क्या किए, धरती के कक्षा से बाहर फेंक दिए धक्का दे करके रॉकेट के थ्रू, और वो यहाँ पहुँच चुका है। अब क्या होगा, धरती के साथ वो चक्कर लगाएगा। और यदि कोई आदमी चला जाएगा ना, वो भी जिंदगी भर क्या होंगे, चक्कर लगा हवा में घूमेगा। तो मतलब हवा तो नहीं, कुछ नहीं, घूमते रहोगे, क्योंकि खींचने वाला कोई नहीं है। इसके अंदर जैसे आएगा, धरती क्या करेगा अपने तरफ, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो। हालांकि तुम लोग को नहीं पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक में पढ़ाएंगे, समझ जाएगा ना। तो वही बात है, यहाँ बात निर्वात से मतलब कुछ नहीं, हवा तवा कुछ नहीं होगा, उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात यानी कि शून्य में प्रकाश का वेग, इसको एज इट इज फेर में लिख देना, शून्य में प्रकाश का वेग, निर्वात शून्य में प्रकाश का वेग तथा किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में, ये सब नहीं लिखेंगे, टॉपिक समझे में ना, लिखने वाला टॉपिक ही है। निर्वात शून्य में प्रकाश का वेग तथा किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे एन एम माध्यम का ईटा लिख दिए यहाँ पर की बार, कभी एन लिख देंगे, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, ईटा। एन एम बराबर शून्य में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग, अब बटे एम माध्यम कौन होंगे, मीडियम होता है ना, एम मीडियम, एम माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी कि अपवर्तनांक सब है, ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है। लेकिन जब वही अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश जाएगा निर्वात से कोनो माध्यम में, निर्वात से जाएगा पानी में, निर्वात से जाएगा, देखो हवा निर्वात अलग चीज़ है। अब हम लोग की वायुमंडल में यहाँ हवा है ना, ये निर्वात नहीं हुआ, जहाँ हवा भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, वो क्या होते हैं, मैंने बता दिया ये निर्वात है। तो निर्वात से जाएंगे हवा में प्रकाश, या निर्वात से जाएंगे पानी में, निर्वात से जाएंगे कांच में, यानी कि एगो क्या हो, निर्वात हो, और दूसर एगो कोनो और हो, निर्वात से प्रकाश उस माध्यम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो उस कंडीशन में जो जिस माध्यम प्रकाश भेज रहे हो उसका अपवर्तनांक निकालोगे, किसके तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक निकलेंगे, एक स्पेशल केस हो गया, उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक अलग से नाम जोड़ दिए ना, टैटी, निरपेक्ष अपवर्तनांक, टैटी जोड़ दिया मैंने। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, जब अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकाला जाए, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में, उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात शून्य में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश, कौन माध्यम हो सकता है, हीरा, पानी, कांच, अलग अलग कुछ होगा, लेकिन ऊपर में हमेशा फिक्स कर दिए शून्य होगा, निर्वात ही होगा। समझ में आ गया ना।
तो उस समय जो अपवर्तनांक निकालेंगे उसका अपवर्तनांक क्या बोलेंगे? निरपेक्ष समझ में आ गया? जी। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। एन को या सिर्फ एन भी कह सकते हो, कोनो बात नहीं। बहुत जगह सिर्फ क्या लिखे होंगे? एन। एन। अच्छा चलो, शून्य में प्रकाश का वेग को हम लोग सी से सूचित करते, किससे करते हैं? सी से। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग करते हैं सूचित किससे? भी से। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ, भी एम भी कह दो या सिर्फ क्या कह दो? भी कह दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो बताओ एन बराबर अपवर्तनांक सी बटा क्या होंगे? एम। भी। एम होना सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल शुरू में बताए होंगे हम। निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश चाल वाला लिस्ट लिखाएंगे, आगे लिखा देंगे कभी। हाँ लिखा देंगे, इसी चैप्टर में लिखाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻, यानी कि 1 सेकंड में चलेगा इतना 3 लाख किलोमीटर। इतना चीज़ हो गया, यही बताए थे ना? 3 लाख किलोमीटर बोले, मीटर नहीं बोले हैं। एन बराबर सी बटे भी कहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब अपवर्तनांक निकाला है, किसकी दृष्टि से निकाला हुआ है? निर्वात की अपेक्षा। तब इस अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे हम लोग? निरपेक्ष अपवर्तनांक। पूछेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात की तुलना में निकाला जाए तब उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर सी बटे क्या होंगे? और सी क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। सी का मान एन बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अब बटे क्या होंगे? भी होंगे। क्या इतना समझ में आया? ये वाला बात बता दिया मैंने, ये चीज़ को जानकारी दे दिया है ना। जहाँ यहाँ पर सब बात, जहाँ एन बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक, एन बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। फेयर में जैसे है वैसे लिख देना। सी बराबर शून्य में प्रकाश का वेग, शून्य में प्रकाश का वेग। भी बराबर माध्यम में प्रकाश का वेग। न्यूमेरिकल कराएंगे और होगा क्लियर। भी बराबर माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखो एक चीज़ और लिख, उस पेज, इससे पहले वाला पेज लो, तो बाद में भूलोगे, ये चीज़ पक्का भूलोगे। देखो इसको हम चार्ट बना करके यहीं लिख देते हैं। जैसे N21 है, ये 2 क्या है? जिसका निकालना हो, निकालना हो वो बगल में, वो कहाँ देते हैं? बगल में। वो बगल में। दूसरा उसके बाद या पीछे या आगे, या कहाँ देंगे? आगे मतलब इधर। अब दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसका N21 का मतलब जिसका निकालना हो वो बगल में, दूसरा उसके बाद या आगे। आगे इस जगह पर भराएंगे, समझ में आ गया ना? तो पकड़ लोगे। यहाँ किसको लिखा जाता है? जिसकी तुलना में निकालना हो। बगल में कि यहाँ जो लिखे जाएंगे है ना, यहाँ जो एक लिखे हैं, ये एक क्या बता रहा है? जिसकी तुलना में जिसकी अपेक्षा निकालना हो, जिसकी अपेक्षा निकालना हो, यही है। जिसकी अपेक्षा निकालना हो। अब टेंशन दूर हो गया, याद नहीं करना पड़ेगा। एक क्या है? जिसकी अपेक्षा निकालना हो। 2 क्या है? जिसकी निकालना हो। जिसकी एक वही है, जिसकी निकालना हो, जिसकी निकालना हो। किताब ने लिखा है, इसको तुक्का में लिख देना, इसलिए जगह छोड़े थे इस्तेमाल करेंगे। छोड़ो फिर याद आएगा फिर बताएंगे, है ना। तो वही के N21 माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 के अपवर्तनांक, या माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम की अपेक्षा 1, जिसकी अपेक्षा निकालना हो। एक क्या बता रहा है? जिसकी अपेक्षा 2, जिसका निकालना हो वो बगल में, दूसरा उसके बाद या आगे, यानी कि जिसकी निकालना हो। हटाओ इसको, ये वाला बात हो गया। तो जहाँ n बराबर हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, सी बराबर शून्य में, n बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक, सी बराबर शून्य में प्रकाश के वेग, भी बराबर माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये बात कर लिए हम लोग किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के, एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को नोट में लिखो, यहाँ पर जब नोट में
नोट में निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है। अपवर्तनांक भी कहा जाता है। व्यवहार में शून्य का अर्थ हवा है। देखो एक्चुअली में क्वेश्चन में कहेगा ना प्रकाश जा रहा है, हवा जा रहा है पानी में, एक्चुअली में वहाँ पर प्रकाश की चाल इतना नहीं होगा, लेकिन व्यवहार में हम लोग क्या मान लेते हैं, हवा को ही निर्वात मान लेते हैं व्यवहार में, कम की भाषा मतलब जनरल। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, लाइट कहेगा हवा जा रहा है पानी में, बताइए पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। हवा जा रहा है पानी में, पानी को पूछा है, हवा का पता होना चाहिए चाल कितना होता है, हवा में प्रकाश चाल, और पानी में प्रकाश की चाल हवा में 3×10⁸ मान के चलेंगे, लेकिन उसमें उतना होते नहीं, इससे क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि निर्वात में कोई रुकावट नहीं है। हवा में प्रकाश मार्ग में क्या है, रुकावट, लाइट की स्पीड कम जाएंगे। लेकिन व्यवहार में शून्य का अर्थ क्या होते हैं, हवा होता है। इसीलिए कहीं हवा के प्रकाश चले इतना लिखा होगा तो घबराना नहीं, वो इतना मान के चलता है, उतना नहीं हवा थोड़ी उतना रोक पाता है प्रकाश को, लेकिन रोका तो कुछ न कुछ रोकेगा, उसको नेगलेक्ट करके हम लोग चलते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है। कहीं कहीं सिर्फ अपवर्तनांक लिखल है तो मतलब बुझना को निरपेक्ष अपवर्तनांक है। न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल के लिए नोट वाला बात है। आगे यहाँ बात करते हैं हम। ये चीज़ बताएंगे बाद में, और इसमें थोड़ा कम नहीं लिखे हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। है ना, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे हम लोग। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी अच्छा टॉपिक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपेक्षिक अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग अब बात करते हैं। डेफिनेशन देखो, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कांच की तुलना में, या कांच के अपवर्तनांक हीरे की तुलना में, पानी का अपवर्तनांक हीरे की तुलना में, पानी का अपवर्तनांक कांच की तुलना में, इस प्रकार चर्चा किया जाए, समझ में आएगा ना। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे हम लोग, आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की तुलना में निकालेंगे, समझ में आ गया ना। उसको क्या कहेंगे तो हम लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ गया। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होंगे, दो माध्यम रहेंगे और उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, जैसे मान लो लाइट जा रहा है, इस प्रकार से लाइट जाएगी, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है, लाइट जा रहा है, पानी से जा रहा है लाइट, कहाँ पर, कांच में,
मान लो कांच का अपवर्तनांक पूछा है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में तो दोनों का क्या निकालेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके अनुपात को क्या जितना निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालो पहले, फिर किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालो, इसका। तो उसके अनुपात को क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो पानी का अपवर्तनांक निकालना होगा हमको, तो पानी का पहले कौन अपवर्तनांक हमको निकालना है, कांच का अपवर्तनांक किसकी तुलना में, पानी की तुलना यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूछ रहा अपवर्तनांक ही, लेकिन वहाँ पर कौन पूछ रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछ रहा है। पानी का पूछेगा, कांच का पूछेगा किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। तो पहले पानी का कौन अपवर्तनांक निकाल लो, निरपेक्ष, और कांच का भी क्या निकाल लो, निरपेक्ष। बताओ पानी का बता निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताएंगे किसकी तुलना बताना पड़ेगा, किसकी तुलना बताना पड़ेगा, निर्वात के तुलना में, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसकी तुलना में निकाला जाता है हमेशा, निर्वात तुलना में। तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि NW बराबर N वाटर बराबर C बटा क्या होंगे, V वाटर। जी निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, वाटर का, वेलोसिटी ऑफ वाटर, अपोर में क्या देंगे C, ये निकल गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका निकल चुका है, पानी का। अब निकालेंगे किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या होंगे, NG, N ग्लास, ग्लास मतलब क्या होता है, कांच होता है ना, पानी पीने वाला ग्लास। N ग्लास बराबर क्या होंगे, C बटा क्या होंगे, VG। ये निकला NW बराबर C, बड़ा कई चैप्टर है, थोड़ा समझ के रहना इसमें। NW बराबर C बटा VW। ये पानी का निकला कौन अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसकी तुलना में निकला, पानी का, निर्वात की तुलना में। और ये निकला ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। अब निकालेंगे कांच का अपवर्तनांक किसकी तुलना में, पानी की तुलना, क्योंकि लाइट गया पानी से कहाँ, कांच में। समझ में आ गया ना, पानी ऊपर कांच नीचे। हाँ देखते हैं क्या होती है, उलट जाएगा। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ पर जब अपवर्तनांक बात करोगे तो उल्ट पलट जाता है। आगे बात करते हैं, चल समझ में आ जाएगा। अच्छा अब देखो, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक, तो समझाया है मैंने। अब देखो, अब यहाँ पर माध्यम 1 व 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक, माना कि इसको अलग रखो, ये समझने के लिए हम लोग बताए हैं ना, इसको अलग रखो। माध्यम लगा, उसको खोल के छोड़ देता है। माध्यम कहाँ गया, टॉपिक को उड़ा दिया पकड़ के। चालीस मिनट हो चुका, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बोले ना घंटा भर से अधिक लगता है इसको पढ़ाने में, इसीलिए लोग जल्दी नहीं पढ़ाएगा। देखो शांत रहो। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। माना कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 व 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः, इसको मान लेते हैं N1। माना कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N1। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं N2। नेक्स्ट पेज लाओ। माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। इसको मान लो 1, इसको क्या मान लो 2। इससे जस्ट वो वाला पेड खोल दिया है, ये है पेड, वो वाला लगले रहने देना, खोल दिया, लाओ लगले रहने दो, कार्बन मत खोलो। अब देखो, इसीलिए मैंने हवा पानी का बात नहीं किया था, सीधा सीधी कोनो माध्यम हो गए सब में चलेंगे। ये माध्यम 1 हो गया, और माध्यम क्या हो गया, ये लिखा लेना 2 कहीं पर। ये माध्यम 1 और माध्यम, लाइट कहाँ चला है, 1 से कहाँ गया है, 2 में। तो बताओ, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें किसका अपवर्तनांक निकलेगा, पानी का। किसकी अपेक्षा निकलेगा, कोई पानी तो नहीं है। सीधे सीधी बात करो, बाद में क्वेश्चन में सोच लेंगे क्या होगा नहीं होगा, इसलिए तो मैंने हवा पानी को ही गोल कर दिया। हटाओ हवा पानी, ये रूल हो जाएगा तो सब लागू होंगे, चाहे हवा हो पानी हो कुछ हो। समझ में आ गया ना। ये क्या नंबर था, 1 नंबर दे ले, नहीं देखा है। समझ में आ गया ना। और ये हो गया 2 नंबर, और ये है 3 नंबर। रहने दो इसको, बाद में और कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें।
ये वाला बात हो गया। अब देखो तो माना कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट चला 1 से कहाँ 2, पहला पेज में 1 से कहाँ चला है 2 में। बहुत काम का पेज है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होने के लिए हटा इसको। अब देखो तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम कौन माध्यम का 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 का निकलेगा किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि लाइट 1 से कहाँ चल रहा है 2 में। तो अब बताओ तो n21 या इसको क्या लिखेंगे n21 बराबर n2 बटे क्या होंगे ये n1 होंगे। ये होते हैं v1 बटे v2 वाला बात नहीं है वहाँ, जिसके अपेक्षा बोले थे सर जी। नहीं वहाँ बात, यहाँ बात नहीं, इसलिए तो बता रहे हैं। वहाँ पर इससे पहले जो पढ़ा था ना सीधा अपवर्तनांक, यदि वेलोसिटी ऑफ, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे ना वो v1 बटे v2 ही आएंगे, v1 बटे क्या आएंगे, इसलिए तो वो निकाल के रखे हुए उस पेज में, इससे पहले वाला पेज यहाँ रखो, उसमें निकाल के रखे हुए हैं, है ना, इसमें निकाल रखे हुए। देखो यहाँ से निकालेंगे ना सी का मान, n गुना क्या भी होंगे ना। अभी निकाल के दिखाते हैं इसको, यहाँ फिर से लिखेंगे चीज़ को। यदि हम लोग पहला पेज में बात किए थे n21 बराबर v1 बटे क्या होंगे v2, यदि प्रकाश का वेग मालूम हो, ये समझना जरूरी बात, प्रकाश का क्या मालूम हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट्स यदि मालूम हो प्रकाश का, इसको खोलना मत क्योंकि अभी ये पूरे लिखेंगे इसी जगह, और वो इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का वेग मालूम हो और 1 से जा रहा लाइट कहाँ पर 2 में, तब यदि अपवर्तनांक निकालना होगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, जिसका निकालना वो कहाँ होंगे नीचा, और जिसकी रिस्पेक्ट निकालना वो कहाँ होंगे ऊपर। ये वेग में लागू होगा, लेकिन जब अपवर्तनांक ही पता रहेंगे तभी होगा। जिसका अपवर्तन निकालने होंगे वो कहाँ होंगे ऊपर, और जिसकी रिस्पेक्ट निकालना वो कहाँ होगा, नीचा। उल्टा गप इसमें है। बात समझ में आ गया ना। तो ये वाला बात को रखना है ध्यान में, ठीक है। और यहाँ पर जो है फोन होता है काटने के लिए, नहीं है, हमको तो किसी का फोन ना आता है कभी देखे हो फोन आते हुए, बताओ तो आज तक पढ़ने शायद ही देखा होगा, नहीं आता, बुझता उठे भी नहीं करता है, फालतू काम का उठाएंगे, बिना काम का फोन काहे करता है, काम लगा तो करो, नहीं लगा नहीं करो। अब देखो ये सूत्र है ना भैया, सेना बटा सेना, ये सूत्र लिखाएंगे लास्ट में, और इम्पोर्टेंट सूत्र है n1। अच्छा बताओ यहाँ पर तो समझ में आ गया। तो n21 या n12 को इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी कह सकते हो, या सिर्फ माध्यम 2 का भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या माध्यम 1 की सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, बोलेंगे वही बात, यहाँ भी चेंजिंग नहीं है, समझ में आ गया ना। तो n2 बटा क्या होंगे ये चीज़ n1 हो जाएंगे, n2 बटा, हालांकि यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कहते, फिर इस बात की है। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया, बोलो आ गया ना समझ में। अच्छा चलो यहाँ पर n1 क्या है, जहाँ n1 बराबर जहाँ से प्रकाश चला वो क्या होते हैं, जहाँ से प्रकाश चला वो n1 होगा सीधा। देखो इसमें प्रकाश 1 से चला है ना, देखो एक ही फिगर में सब बात है, 1 से चलेगा प्रकाश, कहाँ चलेगा 2 में। तो बताओ n2 क्या होगा, जहाँ पर प्रकाश पहुँचा, प्रवेश किया है, जहाँ पर प्रकाश पहुँचा, और n1 है क्या, n1 क्या है, n1 n2 क्या कोई पूछेगा, तो n1 जो है वो है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n2 क्या है माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 क्या है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n2 क्या है माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बताओ इसको रखो यहाँ से, अब बताओ n1 बराबर माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो ऊपर में तो c ही होगा और नीचे में क्या होंगे n1। मैंने मान लिया है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है
है ना। माना कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में, इसको जो है ना यहाँ पे लिखना और तो उसके बाद ही लिखना माध्यम। वैसे ये बात पहले कह दिए थे हम, सब बात, ये सब बात पहले कहल है, इन्हें कह सकते, इसीलिए सब चीज़ इसी में लिख दिए, एक ही चीज़ में सब चीज़ है लिखल। 10 माना कि माध्यम 1 में प्रकाश चाल क्या है v1, 1 है तो v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तो बताओ माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक c बटा क्या होंगे v1, n2 बराबर क्या होंगे c बटा क्या होंगे। ये दोनों को वहाँ रखो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से पुट करो n21 करते जाएगा, कहो किधरो n1 कुछ लिख दो। n2 है, ऊपर में क्या लिखल है n2। अच्छा n2 लिखल है ना ऊपर में क्या लिखल है n2 लिखल है। अच्छी बात है, कोनो बात नहीं है, n2 लिखल है। n2 बराबर क्या रखेगा c बटा v2, n1 लिखल है तो c बटा क्या लिखेगा v1, तो c बटा v2 ये ऊपर जाएगा, v1 बटा क्या होंगे c क्या होंगे। तो बताओ n21 बराबर क्या निकला v1 बटा v2 निकला, मिल गया ना वो चीज़। और इतना बराबर क्या निकला था n2 बटा क्या निकला था n1, ये फार्मूला हो गया v1 बटा। और इतने बराबर इसी को क्या कहा था साइन आई बटा क्या कहा था साइन आर कहा था। साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 1n2 बराबर n2 बटे n1। देखा कैसे फलना निकला, ये वाला बात हमने कर दिया, समझ में आ गया ना। नोट में चलो अलग बात करते हैं, नोट में बात करते हैं। अब बताओ n21 बराबर कौन चीज़ बराबर n21 बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे v1, जिसका निकालना है वो कहाँ होगा बेग रहेगा तब, अपवर्तनांक में यदि पता रहेगा बदल जाते हैं, तभी बात ध्यान रखना। n2 बराबर v2 बटा क्या होंगे v2, ऊपर में क्या होंगे v1। समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको क्या मान लो। अच्छा बताओ n12 बराबर तू लिखाएगा n12, यदि लिखा जाएगा समझ जाएगा तू पास कर गया तब चैप्टर में। और ये घंटे भर से अधिक लगते हैं, 52 मिनट हो चुका, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 1n2 देखो माध्यम इसको क्या पढ़ेंगे माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम किसका अपवर्तनांक 1 का, या माध्यम 1 के अपवर्तनांक माध्यम 2 की अपेक्षा। तो किसका निकालना है 1 का, किसकी अपेक्षा निकालना की है। अपेक्षा। देखो ये जो बताए हो ना, इसमें लाइट कहाँ से कहाँ गया है 1 से 2 में गया ना 2 से 1 में गया, 2 है से ना, 1 में, इसमें 1 से 2 में। बुझा ना बात। हाँ। यानी कि ई फिगर ये इसके लिए उबला फिगर बना तो चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। जी इसीलिए 1 से 2 था। अब इसका इसीलिए क्या होगा लिखा है यहाँ पर n2। नोट में बात की अलग बात करते हैं, नोट में फालतू बात नोट में करते हैं, टॉपिक हट के नोट में बात करते हैं। बताओ एक का निकालना है तो क्या होंगे, और जिसके अपेक्षा निकालना है क्या होंगे। इसका फिगर बनाओगे ना, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। इसका चित्र क्या होगा वो लिख देते हैं। देखो इस कंडीशन में नहीं तो बहुत भारी कंडीशन होता है टॉपिक्स में, कितनों पर हो गए 10 किताब 20 को लगकर खपरी में नहीं जाएगा। मान लो ये 1 है अभी 2 है, 1 ही 2 रखते हैं, 1 ऊपर 2 नीचे रखते हैं, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन लाइट जो जाएगी कुछ इस प्रकार से जाएगी। 2 से कहाँ लाइट गया 1 में, 3 लाइट उधर गया ना, 2 से लाइट कहाँ गया 1 में, यानी कि इसका अपवर्तनांक निकालोगे 1 की निकालोगे, किसकी तुलना में निकालोगे तुलना में। तो माध्यम 2 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 की अपेक्षा या माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। जिसके अपेक्षा निकालना होगा वो ऊपर। तू ऊपर नीचा करते रह जाओ समझ में आ गया ना। हाँ समझ गया। आ गया क्लियर। अब बताओ, अब यहाँ से चलो समीकरण नंबर 3 कह दिया, ठीक है कोई दिक्कत। गुना कर दो 2 गुना समीकरण 2 गुना, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिए, 12th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं होता है क्लियर। ज़्यादा किसी ने पढ़ा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इतना लेवल तुमको पढ़ना ही है। समीकरण 2 गुना समीकरण क्या करने पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा, 19 से लेवल कितना बढ़ा 20, 21 नहीं होना चाहिए, 20 तक ही रहो, 21 हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, 21 नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गया ना। समीकरण 2 गुना समीकरण क्या करने पर दोनों गुना कर दो, n21 गुना n12
LHS में RHS, RHS में तो V1 बटा क्या होंगे V2 गुना V2 बटा V1 V2 V2 कैंसिल, यानी कि N21 गुना पॉलिटेक्निक में रहता है थे सिर्फ, याद है कुछ याद होगा वहाँ क्या कहते सिर्फ याद कर लो, ये वाला बात है, यहाँ ड्राइव कर दिया है मैंने। N21 गुना N12 बराबर क्या होते हैं 1। अब यहाँ से निकालो फार्मूला, इतना डिटेल तो अगली बार नहीं पढ़ाए थे, 2-4 लाइन बेसिक बता रहे हैं उसमें, देखना फेयर में नहीं लिखा होगा, वो फेयर में जो है इस सब पे डिक्टो फेयर छाप लेना सबको, समझ में आ गया ना। अब बताओ N21 बराबर क्या होंगे 1/N12, माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना होगा। मान लो माध्यम 1, सुनो ध्यान से, माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना होगा। क्या मैंने बोला, माध्यम अपेक्षा किसकी निकालना होगा 2 का। यदि क्वेश्चन में दिया है माध्यम 2 अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक ये दिया है, उसी को 1 बटा कर देंगे, किसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। चलो न्यूमेरिकल में क्लियर करेंगे चीज़ को, कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप बताओ यहाँ से अब निकालो N12 निकालो, तो 1 बटा क्या होंगे N21 होंगे जी। और ये पूरी ख़त्म हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चलो यहाँ से क्या बात करते हैं, मान लेते हैं इस थोड़ा सा और एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ है पानी और यहाँ है कांच, यहाँ पानी यहाँ क्या है कांच, लाइट जा रही है इस प्रकार से, इस प्रकार लाइट जा रही है, तो ये होगा उस कंडीशन में विरल और ये होगा सघन, सघन। वाटर है तो W और कांच है तो G। ग्लास। यहाँ से बात करते हैं, समझ में आ गया ना। मान लो कांच का अपवर्तनांक 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है। क्वेश्चन किताब इतना समझ में आ गया ना। इतना समझ में आने के बाद कुछ बातें और देखो, फिर न्यूमेरिकल तब तो हम खुद करबे करेंगे। अब देखो अभी तक जितना फार्मूला पढ़े हैं यही फार्मूला है, वो है ना, ये फार्मूला sin i बटे sin r बराबर इतना। तो इसको थोड़ा सा अरिथमेटिक रूप से लिख देते हैं, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं sin i बटे sin r बराबर N21 या N21 ऐसे बराबर V1 बटे V2 बराबर N2 बटे N1। एगो और ले लो मफतिया में, फावा है ये λ1 बटे λ2। नहीं समझना पूछना मत क्या है, वैसे लिख दिए काफ़ी में स्वभाव रहेगा, कभी पढ़ोगे ना भविष्य में तो समझ में आ जाएगा, अभी न दिमाग लगाओ। समझ में आ गया ना। इतना फार्मूला पढ़ाया है मैंने अभी। sin i बटे sin r बराबर N21 या इसी को N2 बोलेंगे बराबर V1 बटे V2 बराबर N2 बराबर λ1 बटे λ2। वाह क्लियर। ये किसके बारे में पढ़े, अपवर्तनांक। 57 मिनट्स हो चुका, अभी तक न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं। अब हटाओ, अब क्या करा देते हैं तुमको, न्यूमेरिकल करा देते हैं। अभी जितना पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल कराते हैं। पेज बदलो जल्दी। उस कॉपी में है। हाँ तो कहेगा कि हमारे कॉपी से पढ़ा देंगे, सब चीज़ हो जाएगा, संभव ही नहीं है सब चीज़ बता देंगे, क्योंकि बहुत कुछ मेरे दिमाग में भी है ना। है कॉपी ले लेगा लेकिन दिमाग नहीं ले पाओगे, यही तो। चलो ठीक है, बताइए देते किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक का मात्रक देखो, अनुपात का कोनो मात्रक होता है, मैंने पहले भी कहते जहाँ अनुपात का कोनो मात्रक उतरक नहीं होता। अब देखो अभी जो पढ़े हो कि अपवर्तनांक बराबर होता है V1 बटे V2, ऊपरो चाल और नीचो कट करके क्या होगा कुछ हो, तो अपवर्तनांक का ये होता है मात्रकहीन। ये क्या होंगे मात्रकहीन, कोनो मात्रक नहीं होगा, और जिसका मात्रक नहीं तकने में वही आता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी प्रकाश की चाल नीचे प्रकाश की चाल। अरे मीटर पर सेकंड कट गया तो कोनो मात्रक थोड़े होगा। नंबर है 2 3 4 जैसे नंबर है ना, वैसे अपवर्तनांक क्या होते नंबर होते 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे 2 3 4 नंबर तो अपवर्तनांक 2 3 4 क्या होते हैं नंबर होते हैं। ये वाला कॉपी लो वहाँ से, चलो हाँ ऊपर वाला। अब अपवर्तनांक लिखते हैं, इसमें तो काफ़ी अपवर्तनांक लिखे हुए हैं, लेकिन हमको कुछ सिलेक्टेड अपवर्तनांक पढ़ने हैं और वो क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपवर्तनांक कितने ही हैं, और भी हैं। हमारे सिलेबस में 19 है और मैंने 20 पढ़ाया है, इससे अधिक नहीं पढ़ा सकते हैं, तब अति हो जाएगा। नहीं होगा अति, और अति कोई चीज़ खराब होता है, अति नहीं जाना चाहिए कभी भी।
कुछ माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि वो अपवर्तनांक जो निकाले गए हैं वो निर्वात हवा के सापेक्ष निकाले गए हैं। आखिर वो निकाले कैसे गए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट याद भी होना चाहिए एग्जाम में टिक लगाने के लिए, बंदा के ना निकलते कैसे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। इसीलिए पहले लिख देते हैं कुछ याद करने वाला चीज़, और फिर बात करेंगे निकाल के देखो ऐसे था ना, तब प्रूफ कर देंगे उसको। पहले लिखो उसको। और भी जैसे कोई है, हालांकि नहीं है जरूरी वो सब, चलो काफ़ी चीज़ लिखे हुए हैं। इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो अब देखो, अरे पहले सही लगा हुआ था क्या, पहले ठीक है लगा था, हम ही उल्टा दिए। ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अगले बार ये बड़ी डिटेल में पढ़ाए थे, लेकिन उसका विवरण में था उस समय, करंट से विवरण में शुरू किए थे, इसलिए नहीं है। एब्सोल्यूट, अरे लगा ना उसको पीछा करके, हाँ लगा उसको, सिस्टम कितना बढ़िया कर दिए हैं, सब दिक्कत होता है। बोले इसको पकड़ने नहीं पकड़। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ मारा टॉपिक, ये हाँ है पावर टॉपिक में, नहीं है पावर है। 1 1 2 करते रह जाओगे भर दिन, पता नहीं चलेगा कि 1 कहा कि 2 कहा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, इसका चार्ट देखो जब, है ना, और यहाँ है निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और ये लाइट गया है हमेशा विरल से कहाँ गया, सघन गया, ठीक है, वो सब बात कर देंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। माध्यम या पदार्थ अपवर्तनांक, इसको कहते हो एन या कहते हो म्यू, एन क्या कहते हो, म्यू कहते हो। यहाँ है पदार्थ, पदार्थ या माध्यम, पदार्थ या माध्यम। जैसे एक बोलेंगे, एक होता है निर्वात का, एक किसका होता है, निर्वात का, निर्वात का, एक अपवर्तनांक होगा निर्वात का, ये बात रखना ध्यान में। एक, अब देखो निर्वात से प्रकाश भेजो निर्वाते में, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलते हैं किसी माध्यम का, निकलता है किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। ऊपरो निर्वात और नीचो निर्वात काट के कितना होगा, इसीलिए एक है, उसका 1 यूनिट मान लिए। समझ में आएगा ना बात। वेलोसिटी ऑफ लाइट्स इन वैक्यूम अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, नीचो मीडियम है, निर्वात ऊपरो निर्वात है, करके देखे होगा ना। तो निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, एक होता है निर्वात का 1.3 गो जीरो है 2 9, ये होता है किसका, हवा का। और निर्वात में प्रकाश, सर्वाधिक प्रकाश की गति, इसमें क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश का गति, सबसे अधिक प्रकाश की गति सबसे अधिक होता है निर्वात में, है ना। सबसे कम होता है जर्मेनियम में। ये सब तुमको कमीशन के लिए सब पढ़ाते हैं, चलो इतना काफ़ी है। निर्वात के लिए बता दिए, हवा के लिए बता दिए। उसके बाद देखो, उसके बाद 1.33 या 4/3 ये होता है जल का अपवर्तनांक, किसका होता है, जल का। 1.33 4 कितना होता है, 4 भाग देगा 3 से 3 निकलता है। ये भी रटना, ये भी रटना, जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मैंने कहा था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिर्फ क्या कहते हो, अपवर्तनांक लिखा था ना, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ अपवर्तनांक ही लिखा हुआ है। बताए थे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक सिर्फ अपवर्तनांक लिखते हैं, तो बहुत जगह निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं करके सिर्फ किताब में लिखा अपवर्तनांक, घबराना मत, नोट की बात पहले लिख दिए हैं हम कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिर्फ अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ये वाला बात आज पता नहीं हो भी पाएगा, टॉपिक अपवर्तनांक नहीं हो पाएगा पूरा, समझ में आ गया ना, 1.5 घंटा प्लस लगता है। अब चलो जल का बता दिए, अब चलो कांच का बताते हैं हम लोग। कांच का होता है, कांच का होता है 1.5 या 3/2, ये कांच का हो गया। कांच के बाद ग्लिसरीन का, कांच के बाद ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन का होता है 1 इसका कितने होता है 1.5 या 3 क्या होंगे। उस हीरा का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट याद कर लेना, जिसमें जिसमें टिक मारते याद कर लेना, निर्वात याद कर लेना, या याद कर लेना, जल, कांच और क्या याद कर लेना, हीरा, हीरा, हीरा याद कर लेना। ये सब याद ही करने वाला है, फालतू इसमें लिखा हुआ नहीं है। हीरा का होता है 2
2.42। किरासन तेल नहीं लिखा हुआ है, तुमको भी जरूरी है। उसके बाद हालांकि कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के कांच होते हैं, तो कांच का अपवर्तनांक कांच की क्वालिटी पर निर्भर करता है, कांच किस प्रकार का है उस पर करता निर्भर कांच का अपवर्तनांक। वैसे यदि बात करेंगे सिर्फ कांच लिखा हुआ और अपवर्तनांक पूछा है, इन्हें लिखा है कि क्राउन कांच है कि फ्लिंट कांच है, इन्हें लिखा हुआ है, सिर्फ कांच लिखा हुआ है, उसका अपवर्तनांक 1.5 या 3 क्या होंगे। अब तुम्हारे रूप में ढेरी चीज लिखा हुआ है, एगो इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट अच्छा बर्फ का देखो, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। बर्फ के बाद है किरोसिन तेल का होता है 1.47। दशमलव क्या होते हैं, बाकी मत रखो याद, बाकी हालांकि निकाल भी लेंगे, नहीं रहेगा पता तो 2-4 पते होते हैं निकाल देते। काफ़ी अपवर्तनांक लिखे हुए ना 16 का अपवर्तनांक, उतना जरूरी सब का याद करना। किताब में तो बहुत कुछ देता है याद करने के लिए। ये वाला बात हो गया, ये बताया है मैंने, अपवर्तनांक का लिस्ट बताया है, समझ में आ गया ना। अब कुछ माध्यम में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में, उसके बाद कहाँ होगा, हवा में, वायु में, उसके बाद कहाँ होगा, तरल जिसे कहते हो लिक्विड, उसके बाद होता है ठोस में, क्या होता है, कांच में, ठोस में, सॉलिड में। देखो जिधर मुंह खुला हुआ है उधर क्या होता है, बड़ा, जिधर तीर है ना सुई चुभ रहा उधर होता है छोटा, उधर क्या होता है, छोटा। अब बताओ इधर मुंह खुला हुआ है ना, ये निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद ठोस, सबसे अधिक और ये क्या होंगे, सबसे कम। सबसे कम प्रकाश चाल कहाँ होंगे, ठोस में। उससे ठोस अधिक किसमें होता है, लिक्विड में। उस लिक्विड से अधिक वायु जिसे हवा कहते हो, उससे अधिक निर्वात। सबसे अधिक निर्वात और सबसे कम ठोस में। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम पता रोमर ने लगाया था। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, रोमर ने, है ना। कमीशन पूछता तो नहीं जरूरी। चलो अब चलो, निर्वात ने प्रकाश की चाल लिख दिए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद चलो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × प्रकाश की चाल हो गया। 2-4 गो रटना है तुमको मैट्रिक लेवल में। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांच में हो गया। उसके बाद जल में रटो प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा करने दिया है। चलो तुमको 3 ही रटना है प्रकाश चाल, निर्वात, कांच, जल। एगो हीरा होता है तो उसमें 2.42 है, नहीं हीरा सब कम होते प्रकाश चाल, निकालेंगे जाल दिया नहीं है वो सब जरूरी। तारपीन तेल है तुम्हारे सिलेबस में उतना अधिक, ये कंपटीशन का नोट्स है, तुमको कंपटीशन नहीं देना हुआ है, इसीलिए समझ में आ गया ना। एगो हीरा का निकालेंगे प्रकाश चाल कितना होती है तो देख लेंगे हम लोग। इतना हुआ क्लियर, इतना रट लेना, ये एगो ई रट लेना, याद करने वाला आसानी रहेगा। अब क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो कहा है, प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। तुम्हारे प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। देखो ये क्या है, हवा, और ये क्या है, कांच। प्रकाश हवा से कहाँ जा रही है, जाना चाहिए से जाएगा, इसे हवा से जा रहे, प्रकाश हवा से जा रहा है माध्यम 1 और माध्यम 2। तुरंत फिगर ना लखट दे करके, प्रकाश जा रहा है हवा से कहाँ पर, कांच में। प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश हवा से कहाँ प्रवेश करता है, कांच में। और देखो कॉमा लगाया है ना, तो प्लेट के बगल में लगा इधर कॉमा, कांचे का अपवर्तनांक दिया 1.5 हवा के सापेक्ष। समझ में आ गया ना जी, हवा के सापेक्ष हुआ है। अब यहाँ पर हवा और यहाँ पर क्या है, कांच, निर्वात मान के चलेंगे, इसको क्या मान के चलेंगे, निर्वात। होता नहीं है व्यवहार में हम लोग हवा को क्या मान के चलते हैं, निर्वात। तो उसमें प्रकाश चाल कितना होंगे बताओ, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे। हवा से जा रहा है कांच में, तो जहाँ गया उसका नहीं अपवर्तनांक दिया होगा, क्वेश्चन में 1.5 दिया है। कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। अच्छा VG बराबर
व्हाट, कहाँ प्रकाश वेग ज्ञात करना है? कांच में। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि हवा में प्रकाश वेग कितना दिया है, ऐसे कहीं क्वेश्चन में कह दिया है, क्वेश्चन समझो, प्रकाश हवा से कहाँ गया है? कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। कांच में प्रकाश को क्या करना है? निकालना है। हवा में प्रकाश के वेग दिया है। जब भी अपवर्तनांक वाला बात आएगा, बुझ जाना कौन लगेगा फार्मूला? अपवर्तनांक वाला। आज एगो यहाँ पर क्या है? हवा। दूसर कौन है? कौन अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्वेश्चन में बोलो n बराबर कितने दिया? 1.5। c बराबर कितने दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। vg बराबर व्हाट? वेलोसिटी लाइट इन ग्लास। कांच में प्रकाश की चाल। n बराबर c/vg होगा ना? अब बताओ, यहाँ से vg निकालना है ना, ऊपर नीचा करो। vg बराबर c/n, ऊपर नीचा कर दिए। c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n का मान कितना है? 1.5। 1.5 दूना 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकल चुका है? आंसर निकल चुका है। कांच में प्रकाश की चाल होगा 2 × 10⁸। इसमें हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। बोलो समझ में आ गया? एक पेज और लेकर निकल कर आएंगे, फटाफट लगा पेज। चलो, हवा भी पकड़ के एकदम तूफान मचा रहा है और क्वेश्चन भी तूफान मचा रहा है ना। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक 1.6 तथा हीरा का अपवर्तनांक क्या यहाँ हवा का बात हुआ है? यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक तो पक्का नहीं होगा। कांच का अपवर्तनांक 2.6 है, हीरे का अपवर्तनांक 2 कितना है? 4। अब तू अभी याद भी किए हो, हीरा का अपवर्तनांक है इतना है। अब क्या पूछा है? देखो, कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? देन दो। क्वेश्चन में कहा था उनको क्या मतलब उससे है? होता है अलग बात थी, लेकिन क्वेश्चन जो कहा वहीं लेके चलोगे। कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अच्छा देखो यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ जो किसका कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.6। तो Ng बराबर 1.6। ग्लास का अपवर्तनांक किसकी तुलना में दिया होगा? ये किसकी तुलना में दिया होगा? प्रकाश की तुलना में, अति मतलब निर्वात की तुलना में दिया होगा। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया 1.6 कितने दिया है? 6। कांच का अपवर्तनांक 1.6। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.4। Nd डायमंड 2.6 कितने हो गया? तो कांच होगा ऊपर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, यहीं से पकड़ो, वो तरीका मैंने सिखाया। कांच का अपवर्तनांक, पहले n लिख दो सीधा। क्या लिख दो? देखो, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक निकालना है? हीरा का। कांच के सापेक्ष किसका? हीरा का। हीरा का। तो वो बगल में हीरा क्या होगा? बगल में। और ग्लास क्या होंगे उसके बाद? तो कांच का सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, डी से डायमंड और डी से ग्लास। तो बोलो अपवर्तनांक दिया होता है ना, तो जिसका निकालना है वो क्या होता है? ऊपर। लाइट्स में देखो N21 बराबर V2 बटा क्या होते हैं? V1। इसमें N2 बटा क्या होते हैं? समझ गए। स्पीड ऑफ लाइट्स दिया हुआ है, जिसका निकालना है वो कहाँ होते हैं? नीचा। और दोसर ऊपर। लेकिन अपवर्तनांक दिया होगा, जिसका निकालना वो कहाँ होगा? और वो दोसर नीचा। नीचा। समझ में आ गया ना? बताओ। तो N किसका निकालना यहाँ पर है? डायमंड का। डायमंड कहाँ होगा? ऊपर। और ग्लास कहाँ होगा? नीचा। नीचा। यही बात देखो क्या होगा, Nd बटा क्या है ना, Nd बटा इतना, वही बात है। अब ठीक है, वही बात है, उसको ऊपर लिख सकते, इसको मत देखो। ये समझ में आ गया ना? तो वो चीज़ है, वहाँ ए लिखा है इसीलिए ताकि एयर की तुलना में रिफ्लेक्टिवनेस निकालना है। एब्सोल्यूट कहने के वो एब्सोल्यूट ही होते हैं। तो बताओ Nd कितना दिया? 2 कितने दिया है? 4। और Ng कितने दशमलव कट गया? 24 बटा कितने निकल गया? 16। 12 दूना 24, 8 दूना 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 बटा कितने निकलेगा? 2। तो Ndg बराबर 1 कितने निकलेगा? आंसर मिला। और ये निकला
हीरा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष या कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जी। ये वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बोलो अभी कर दो ना दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ में आ गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। चलो ठीक है, हटा इस कॉपी को। चलो अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ा के छोड़ देते हैं। अपवर्तनांक कंप्लीट हुआ है ना? न्यूमेरिकल वेट सब करते रहना अपना को। देखो क्वेश्चन है वायु के अच्छा क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन, लेवल अच्छा है। वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक। आज जितना पढ़े हो हूबहू फेयर में लिखना है। वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 लिखाओ तथा 4/3 है। उसके बाद बताओ यदि कौन कहेगा? हम कहेंगे। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 गुना 10⁻8 प्रकाश की चाल 2 इंटू पॉइंट का मारता है 2 इंटू 10 की पावर कितना है 8 मीटर पर सेकेंड हो तो में प्रकाश की चाल क्या होगा? पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और कितना इतना है। अच्छा, वायु के सापेक्ष किसका किसका अपवर्तनांक दिया हुआ है? कांच और किसका? पानी का। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच और पानी का। तो बताओ N ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। एयर के साथ एयर यहाँ लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी यहाँ ऊपर लिख सकते हो। किताब लिखा था ना ऊपर, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। समझ में आ गया ना? वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का। मतलब कांच मतलब क्या होता है? ग्लास होता है ना। वायु तो वाटर, एयर नहीं होता है, एयर नहीं होता है। हमको लगा और वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? पानी का अपवर्तनांक। इधर भी लिख सकते हो, है ना? या इसको लिखो ऐसे NGA भी लिख सकते हो, इसको भी NWA भी लिख सकते हो, दोनों की बात है। और क्रमशः बोला है तो पहले कौन है? तो पहले किसका होगा? तथा फिर पानी फिर किसका होगा? क्रमशः मतलब ये होता है जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तो 3/2 1.5 और 4/3 इतना दिया हुआ है। आज देखो यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना होगा, कांच में प्रकाश की चाल VG लाइट इन ग्लास कितना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? किसमें प्रकाश चाल निकालना है? VW बराबर वाट। इतना समझ में आ गया? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ। ये भी कौन अपवर्तनांक हुआ? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये दिया है, समझ में आया? निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा बताओ लाइट कहाँ से कहाँ गया है, ये पता चलेगा? हवा से कांच में गया। अरे हवा तवा है कहाँ? यहाँ तो कांच और पानी है। क्या पता चल रहा है? कॉपी लाओ, पेज दिखाओ हमको। अब उस पेज से बताते हैं। देखो पता सब चीज चलता है। निकालना है सर जी पानी का अंतर। कांच से पानी में गया है। वायु के अरे जहाँ गया है ना वो मीडियम 2, जहाँ निकालना मीडियम क्या हो गया 2, और जहाँ से आया मीडियम क्या हो गया 1। वो जब पता चले कुछ कर सकता है ना, तू नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, तुरंत पता कर लेंगे हम, सीधी सी बात है। तो वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल
इतना हो तो पानी में प्रकाश चल याद करें। कांच में प्रकाश चल क्वेश्चन क्या हुआ है, दे दिया है, और ये है कांच और ये क्या है, पानी। पानी। प्रकाश कहाँ भेजे हैं, कांच से कहाँ भेजे हैं, पानी में। पानी में भेजे हैं। कांच में प्रकाश की चाल समझ में आ गया ना। जी। ये हो गया VG हो गया, ये क्या हो गया VW। समझ में आ गया। तो यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल इतना हो और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो पानी में प्रकाश चाल क्या करना हमको है, निकालना है। क्या लेवल है तुम्हारा कहता है, भागो यहाँ से। हैं? ठंडी में नहाएंगे। ठंडी में नहीं तो काहे ना आया है, गेट लगाओ ठंडी में। तुम्हारा देह महकता उतना काहे है। अरे जब आप शांत रहो। मेरा पसीना बहुत अच्छा खराब देखो है। यहाँ एक कांच है, दूसरा कौन है, अपवर्तनांक बात हुआ है। अच्छा यहाँ पर कौन अपवर्तनांक हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है ना। कौन अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक। देखो चलो बताओ, आपेक्षिक अपवर्तनांक। लाइट गया है ग्लास से कहाँ पर, पानी में। क्योंकि किसका निकालना है, पानी का निकालना है। जिसका निकालना है ऊपर वो जो भी अपना है, समझ में आएगा ना फिर कैसे बनाए हैं आप। चलो आप बताओ यहाँ से N किसका निकालना है, W। NW और G। तो NW ऊपर, हाँ NG नीचे। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कोई बताएगा इसका मतलब जी। क्या हुआ इसका मतलब। पानी से जो है ना, पानी का अपवर्तन ग्लास पानी का सापेक्ष है कांच का निकालना है। और ये वाला था। इसका मतलब क्या हुआ, सर जी। शांत रहो। इसका मतलब हुआ ग्लास के कांच की अपेक्षा किसकी अपवर्तनांक, वाटर, पानी का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक वाला फार्मूला बताओ क्या होता है। N2/N1। यहाँ हमको क्या VW निकालना है ना, बताओ क्या होता है फार्मूला। वो नहीं, यहाँ अपवर्तनांक पता है ना। अच्छा अपवर्तनांक वाला हम देखो N2 बटा क्या होंगे, यहाँ जो है वो ऊपर होंगे NW और बटा क्या होंगे सतह NG, जो है ऊपर और जो हटा ले नीचे। ठीक है ना। तो NW कितने दिया है बताओ, NWA NG 4/3। ये कितना दिया है 4/3, और ये कितना दिया है 3/2, 2। NG है 3/2। हाँ। तो 4/3 और ऊपर जाएगा 2 क्या होंगे 3, तो कितने होंगे NWG कितने होंगे 4 दूना 8/3 तिया। 9। अच्छा ये तो हुआ। एगो फार्मूला और पढ़े हो इसका, ई वाला फार्मूला V1 क्या पढ़े हो, V1 NWG बराबर बताओ फार्मूला क्या होंगे NWG। इसके NG/NW। अभी ऊपरों भी नीचों भी होगा, लेकिन यहाँ G यहाँ G कहाँ, ऊपर जी। ऊपर G और W कहाँ नीचा। नीचा। देखो यहाँ ना फार्मूला हाँ। N2 बराबर 2, जिसका निकालना है वो कहाँ होते हैं, नीचा। वेलोसिटी वाला में वो, नीचा। जिसका वेलोसिटी वाला में N2 है इसके बगल में, जिसका निकालना हो बगल में वो कहाँ होंगे, जिसका अपेक्ष निकालना हो कहाँ होंगे ऊपर। यहाँ किसका निकालना है वाटर का, वो कहाँ होगा नीचा। नीचा। अपेक्षा वाला कहाँ होगा ऊपर। बराबर 8 क्या होंगे 9। 8 क्या होंगे। अब देखो VG कितना दिया है 2 × 10⁸ दिया है। अब VW नहीं पता, ये तो निकालना ही है। VW क्या करना है बराबर 8 क्या होंगे 9, 8/9 होंगे। अब बता कोना कोनी गुना करो, 8 गुना क्या होंगे VW बराबर 9 दूना रहने दो अभी 2 × 9 गुना 10 के पर कितने होंगे। तो इसीलिए VW बराबर क्या होंगे 2 × 9 गुना 10 के पावर 8 अब बटा क्या होंगे 8। समझ में आ गया ना, कितना होंगे देखो मिला है। देखो ये अलग अपना जो भी किया हमने अपना कंसेप्ट यूज किया है। चलो बताओ 2 चौके 9 भाग 2 4 से कितना होता है, भाग दोगे कोई 9/4 कितना होता है 2.25 होगा लीजिए सर। 2.25 होगा। तो चलो तो VW बराबर 2 पॉइंट क्या होंगे 25 गुना 10 के पावर 8। ये है किस में मीटर पर किस में होंगे सेकंड में होंगे। तो बताओ वाटर में प्रकाश की चाल निकल गया, कितना निकला 2.25 गुना 10। ठीक है सही है, मीटर पर क्या होंगे सेकंड होंगे। समझ में आ गया ना, ये अच्छा लेवल क्वेश्चन था और खत्म हुआ आवर्तनांक पूरा।